ऋतिसिद्ध काव्य धारा पर चर्चा करना चाहती हूँ। ऋतिसिद्ध काव्य धारा बीए के सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में शामिल है। स्थूल रूप से ऋति साहित्य में दो प्रकार की रचनाएं दिखाई देती हैं। प्रथम लक्षण सहित काव्य रचना और द्वितीय लक्षण विरहित काव्य। लक्षण विरहित ऋति साहित्य को दो नाम दिए गए हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे लक्ष्य मात्र काव्य और इसके रचयिता को ऋति सिद्ध काव्य कहते हैं। डॉक्टर नागेंद्र इसे ऋतिबद्ध काव्य कहते हैं और इसके रचयिता को काव्य कवि कहते हैं। ऋतिबद्ध शब्द को लेकर दोनों विद्वानों में मतभेद हैं। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार ऋतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने ऋति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इन कवियों को ऋतिसिद्ध कवि कहते हैं। उनके अनुसार ऋतिबद्ध कृति उन्हीं की नहीं थी जो लक्षण लिखकर और लक्ष्य बनाकर उसमें उनका विनियोग करते थे। प्रत्युत उनकी कृति भी ऋतिबद्ध ही थी जो लक्षण ग्रंथ न रचकर ऋति का संभार लेकर लक्ष्य प्रस्तुत करते थे, जैसे बिहारी, रसनिधि आदि। लक्षण विरहित और लक्षण सहित दोनों प्रकार के साहित्य में ऋति का निर्वाह हुआ है, लेकिन ऋति निर्वाह में मौलिक रूप से भेद है। उसी के आधार पर आचार्य मिश्र ने इन कवियों को ऋति सिद्ध कहा है। उनके विचारानुसार ऐसे कवि लक्षण ग्रंथ लिखने वाले ऋतिबद्ध कवियों की भांति ऋति की शास्त्र कथित बातों का पूरा पालन नहीं करते थे। शास्त्र स्थिति संपादन मात्र इनका लक्ष्य नहीं था। कहीं तो चमत्कार के लिए ये उक्तियां बांधते थे और कहीं रसाभिव्यक्ति के लिए रीति शास्त्रों में गिनाई हुई सामग्री का त्याग करके अपने अनुभव और निरीक्षण से प्राप्त सामग्री में नूतनता का सन्निवेश करते थे। डॉक्टर नागेंद्र ने जिन्हें ऋतिबद्ध कवि कहा है वे रीति से इतने आबद्ध नहीं हैं कि उन्हें ऋतिबद्ध कहा जाए। आचार्य मिश्र जी का दिया नाम इन कवियों के लिए अधिक संगत है क्योंकि इन कवियों ने रीति का अनुकरण नहीं किया है, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए उसका प्रयोग किया है। इसलिए इनके साहित्य को ऋति साहित्य कहा जा सकता है। ऋतिसिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी लाल। ऋतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। उनके एकमात्र काव्य ग्रंथ का नाम बिहारी सतसई है, जिसकी रचना 1662 ईस्वी में संपन्न हुई। बिहारी ऋतिकाल के ऋतिसिद्ध कवि माने जाते हैं। उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, तथापि उन्हें रीति शास्त्र की भरपूर जानकारी थी, जिसका उपयोग उन्होंने सतसई में किया है। सतसई के अनेक दोहों का अर्थ तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक पाठक को काव्यांगों की जानकारी न हो। बिहारी की प्रसिद्धि उनके एकमात्र काव्य ग्रंथ सतसई के कारण है, जिसमें कुल मिलाकर 713 दोहे हैं। इस ग्रंथ पर संस्कृत एवं प्राकृत के अनेक ग्रंथों का प्रभाव है, जिनमें प्रमुख हैं आर्य सप्तशती, अमरूक शतक, गाथा सप्तशती। बिहारी आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि जब बिहारी जयपुर पहुंचे उस समय महाराज जय सिंह अपनी नबोढ़ा रानी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि राजकाज भूलकर महल के बाहर तक नहीं निकलते थे। तब बिहारी ने यह दोहा लिखकर उनके पास प्रेषित किया। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही 100 बिंध्यो, आगे कौन हवार। इस दोहे में अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से जो व्यंग्य किया गया था उसे राजा जयसिंह ने तुरंत समझ लिया और वे महल से बाहर आकर राजकाज में संलग्न हो गए। राजा ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और ऐसे ही दोहे लिखने का निर्देश दिया। कहा जाता है कि बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना के लिए एक अशर्फी प्रदान की जाती थी। बिहारी की कविताओं में भक्ति भावना और नीति का भी सम्यक समावेश हुआ है। उनके नीति संबंधी दोहे अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जैसे तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, और नर की अरु
नल नीर गति एकय करी जोए, जेतो नीचो हुए चले तेतो ऊंचो हुए। अर्थात मनुष्य जितना विनम्र होता है उतना ही ऊंचा उठता है, तथा कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें व्यक्ति को अधूरे मन से नहीं अपितु पूर्ण मन से ही उतरना चाहिए। बिहारी की भक्ति भावना में भी उक्ति वैचित्र एवं अलंकारिकता का समावेश है। जैसे मेरी भव बाधा हरव राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। यहाँ कवि राधा की वंदना करते हुए भी श्लेष अलंकार के बल से नीचे वाली पंक्ति में तीन तीन अर्थों का समावेश कर सके हैं। बिहारी के अलंकार योजना भी उच्च कोटि की है। असंगति, विरोधाभास, प्रतीप, अनुयोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकारों का प्रयोग उनके दोहों में पर्याप्त हुआ है। असंगति अलंकार का एक उदाहरण है दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, परती गांठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति। बिहारी गागर में सागर भरने की कला में निष्णात थे, अर्थात कम शब्दों में अधिक भाव व्यंजना करने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। बिहारी के विरह वर्णन में शारीरिक रिश्ता एवं विरह ताप का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह विरह वर्णन कहीं कहीं मजाक की हद तक पहुंच गया है। विरह विकल नायिका की व्याकुलता को दिखाने के लिए उन्होंने कई बार अतिशयोक्ति का सहारा लिया है। बिहारी मूलतः श्रृंगार रस की कवि हैं जो मुक्तक शैली में तथा दोहा छंद में रचनाएं करते हैं। बीच बीच में सोरठा का प्रयोग भी कवि ने किया है। बिहारी सतसई की अनेक टीकाएं लिखी गईं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध टीकाएं इस प्रकार हैं। कृष्ण कवि की टीका, जिसमें प्रत्येक दोहे पर कवित लिखा गया है। हरि प्रकाश टीका, लल्लू लाल की लाल चंद्रिका टीका, सरदार कवि की टीका, सुरती मिश्र की टीका। बिहारी सतसई का संपादन ब्रजभाषा काव्य के मर्मज्ञ बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से किया है। मुक्तक रचना के सभी गुण बिहारी सतसई में मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, अपितु इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी सतसई के दोहों की प्रशंसा करते हुए किसी आलोचक ने कहा है, सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी में कल्पना की अद्भुत शक्ति थी, साथ ही वे कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करने की कला भी जानते थे। इसलिए बिहारी सतसई मुक्तक कला की दृष्टि से उच्च कोटि का काव्य बन गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि हैं। हाव और अनुभावों की जैसी योजना बिहारी सतसई में उपलब्ध होती है, वैसी किसी अन्य काव्य ग्रंथ में नहीं मिलती। बिहारी की कविता में उच्च कोटि का शब्द शिल्प एवं शब्द चयन विद्यमान है। ब्रज भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था तथा वे बहुज्ञ थे। उन्हें आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, इतिहास, पुराण आदि की भी जानकारी थी। बिहारी निश्चय ही रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिनिधि कवि हैं। भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से बिहारी सतसई रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना कही जा सकती है। रीति सिद्ध काव्य धारा के दूसरे प्रमुख कवि हैं रसनिधि। रसनिधि दतिया राजा के बरौनी इलाके के एक संपन्न जमींदार थे। इनका वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था और रसनिधि नाम से ये काव्य रचते थे। रसनिधि की रतन हजारा, विष्णु पद कीर्तन, कवित, बारहमासी, रसनिधि सागर, हिंडोला
अरिल आदि रचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन सभी रचनाओं में उनकी रतन हजारा सर्वाधिक प्रख्यात रचना है। यह रचना बिहारी के अनुकरण पर लिखे दोहों का संग्रह है। रसनिधि रसिक कवि थे। श्रृंगार वर्णन उनके काव्य में अत्यधिक मात्रा में दिखाई देता है, इसलिए इस धारा के अन्य कवियों से उनका काव्य कुछ अलग सा दिखाई पड़ता है। प्रेम की सरस उक्तियों में रसनिधि को अच्छी सफलता मिली है, क्योंकि श्रृंगारी कवि को जिस मस्ती और मन की तरंग की आवश्यकता होती है वह रसनिधि में प्रचुर मात्रा में थी। रतन हजारा के वर्ण विषय और अभिव्यंजना शैली पर बिहारी की श्रृंगार भावना का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। रीतिसिद्ध काव्यधारा के तीसरे प्रमुख कवि हैं नृप शंभु। नृप शंभु, शंभु महाराज, शंभु उपनाम से रचना करने वाले इस मराठी भाषी हिंदी कवि के संबंध में हिंदी साहित्य के विभिन्न इतिहासों में मतभेद पाया जाता है। बृहद इतिहास में इन्हें सितारागढ़ वाले राजा शंभुनाथ सिंह सोलंकी कहा गया है। वस्तुतः ये कवि कोई और नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी अर्थात नृप शंभु हैं। फारसी का इन्हें अच्छा ज्ञान था, साथ ही अलंकार शास्त्र, पुराण और संगीत की शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की थी। मराठी भाषी क्षेत्र में भले ही आज की भाषा में अहिंदी क्षेत्र हो, किंतु इतिहास साक्षी है कि आदिकाल से इस क्षेत्र का लगभग हर महान कवि मराठी के साथ साथ हिंदी में भी रचना करता आया है। जहाँ तक शंभुराज के ब्रज भाषा के अध्ययन का प्रश्न है, कहा जाता है कि जब शिवाजी को छल कपट से औरंगजेब ने आगरा में कैद कर लिया था, उस समय शंभुराज भी उनके साथ थे। जब शिवाजी बड़ी कुशलता से उस कैद से छूटे थे, तो रास्ते में शंभुराज को मथुरा में ब्राह्मण पुत्र के वेश में केशव पंत के पास छोड़ आए थे। संभवतः यहाँ ही शंभुराज ने ब्रज भाषा का अध्ययन किया। देश प्रेम, काव्य प्रेम और रसिकता नृपशंभु के व्यक्तित्व के अभिन्न पहलू हैं। उनके प्रेमी व्यक्तित्व की अनेक कथाएं मराठी भाषी क्षेत्र में प्रचलित हैं। शंभुराज ने बुद्धभूषण नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की थी। अब तक उनकी हिंदी भाषा की 3 रचनाएं प्राप्त हुई हैं, नायिका भेद, नक्षिक और सप्तशतक। रीतिसिद्ध काव्यधारा के चौथे कवि नेवाज हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में नेवाज नाम के 3 कवियों का नाम मिलता है। यह नेवाज अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे, जिनका जन्म समय सन 1680 के आसपास है। मिश्र बंधुओं के अनुसार ये भागवत कवि के एक दोहे में उल्लिखित होते हैं। भली आनु कली करत हो छत्रसाल महाराज, जह क भगवत गीता पढ़ी तह कवि पढ़त निवाज। इस दोहे के आधार पर यह माना जाता है कि कवि भगवत के पश्चात निवाज महाराज छत्रसाल के दरबार में नियुक्त किए गए थे। आचार्य शुक्ल ने निवाज का औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के यहाँ रहने का संकेत भी किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने शुक्ल जी के मत को पूर्णतः भ्रामक मानकर उन्हें मुसल्ले खान का दरबारी कवि माना है। नेवाजकृत शकुंतला नाटक वस्तुतः नाटक न होकर दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों में लिखा पदबद्ध आख्यान है। इसके अतिरिक्त नेवाज के कुछ अस्फुट छंद भी प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रधान स्वर श्रृंगार है। इससे अनुमान किया जाता है कि इन्होंने श्रृंगार का व्यापक वर्णन करने वाला कोई ग्रंथ लिखा होगा, परंतु अब वह नहीं मिलता। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, इनकी भाषा बहुत परिमार्जित, व्यवस्थित और भावोपयुक्त है। उसमें भारतीय के शब्द और वाक्य बहुत कम मिलते हैं। इनके अच्छे श्रृंगारी वर्णन की प्रवृत्ति इनकी विशेषता जान पड़ती है, जिसमें कहीं कहीं ये अश्लीलता की सीमा के भीतर जा पड़ते हैं। रीतिसिद्ध काव्यधारा के अगले कवि हैं हठी जी। ये राधा बल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि थे। इस संप्रदाय के ग्रंथों में इनका जन्म स्थान चरखारी माना जाता है।
यद्यपि ये भक्त कवि थे, लेकिन इनका लिखा एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ श्री राधा सुधा शतक रीति से प्रभावित है। इसका रचना काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1780 ईस्वी माना है, जो इस रचना में उल्लिखित है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक लिखते हैं कि इनकी अप्रस्तुत योजना, वचन वक्रता, लाक्षणिकता आदि सभी गुण रीतिकालीन चोटी के कवियों से टक्कर लेते हैं। अलंकार की ऐसी सजीव और सुंदर योजना इन्होंने की है कि श्रोता अर्थ गौरव की अपेक्षा कहीं कहीं शब्द गौरव पर ही अधिक मुग्ध हो जाता है। किंतु शब्द सौष्ठव के फेर में पड़कर अनुप्रास आदि के शैथिल्य को इन्होंने अंगीकार नहीं किया। यही इनकी विशेषता है। ऋतसिद्ध काव्यधारा के एक और कवि हैं पजनेस। इनका जन्म पन्ना में सन 1815 के लगभग माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने पजनेस का रचना काल 1848 के आसपास माना है। इनकी दो रचनाएं बताई जाती हैं, नक्षिक और मधुर प्रिया, किंतु ये दोनों रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। इनके उपलब्ध स्फुट काव्य का एक संकलन पजनेश प्रकाश भारतीय जीवन प्रेस काशी से प्रकाशित हुआ है, जिसमें अधिकतर कवित अंग वर्णन के मिलते हैं। इसी के आधार पर ये श्रृंगारी कवि सिद्ध होते हैं। भाव और अभिव्यक्ति दोनों पक्षों पर रीति परंपरा का प्रभाव अवश्य है, किंतु उसमें वे पूर्ण रूप से बद्ध नहीं हैं। श्रृंगार रस के लिए इनकी भाव योजना तो परंपरा मुक्त ही है, लेकिन भाषा में नवीनता है। फारसी शब्दों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया गया है। साथ ही कोमल व्यंजना होने पर भी इन्होंने कर्कश कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। इतना होने पर भी पद विन्यास का कौशल इनकी कविता में है, जिसके कारण इनके कवित सवैयों को पढ़ते समय लय स्वर के आनंद में कोई व्याघात नहीं पहुंचता। ऋतिसिद्ध कवियों में इनके अतिरिक्त राम सहाय दास की राम सतसई, बृंद की बारहमासा, नयन पचीसी, पवन पचीसी, यमक सतसई, वेनी वाजपेयी के अस्फुट छंद, विक्रमादित्य की विक्रम सतसई, कृष्ण कवि की बिहारी सतसई की टीका आदि इस धारा के उल्लेखनीय कवि और उनकी रचनाएं मानी जाती हैं।